डंका बजा दिया है चाइना में चौहान ने। पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की खूबियां गिना रहे हैं और कह रहे हैं एक बार भरोसा जताओ, तुम्हें निराश नहीं होने देगी मध्य प्रदेश की सरकार। निवेशकों को मनाने के लिए जब मध्य प्रदेश के मुखिया भोपाल से बीजिंग पहुंच गए तो ये कैसे हो सकता है कि उनकी बातों से निवेशक रीझे न हों? और ऐसा हुआ भी नहीं। थोड़े बहुत नहीं बल्कि पूरे $1 बिलियन के निवेश का करार हो गया चाइना के उद्योगपतियों के साथ। यकीनन मौका खुशी का है प्रदेश के लिए भी और प्रदेश की सरकार के लिए भी। आखिर एक मुश्त इतना बड़ा निवेश जो आना था मध्य प्रदेश की धरती पर। लेकिन लाजमी ये भी है कि सफलता का पूरा क्रेडिट मिले सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि सिर्फ चीन के साथ $1 बिलियन का ही नहीं बल्कि कई औद्योगिक घरानों के साथ वो निवेश के करार कर चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि निवेश को लेकर अब तक की सरकार की कवायद के बारे में। मध्य प्रदेश की सरकार ने विभिन्न इन्वेस्टर समिट के साथ विदेशों में अब तक 333 निवेश के करार किए। इस दौरान 4,71,564 करोड़ निवेश के प्रस्ताव सरकार को मिले। केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर निवेश के लिए शिवराज सिंह ने मेक इन एमपी अभियान भी चलाया। विदेशी पूंजी के लिए सीएम ने सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दुबई के साथ यूरोपीय देशों में रोड शो भी किए। ये तो आपने जाना एक पक्ष, लेकिन अब जरूरी है मध्य प्रदेश में निवेश से जुड़े उन पहलुओं को भी जानने की जो ये सामने लाते हैं कि तमाम एमओयू कागजों पर तो साइन हुए लेकिन जमीन पर उनका कोई असर नहीं दिखा। 2007 से अब तक इन्वेस्टर समिट में साइन एमओयू में करीब 43% करार ही अभी तक जमीन पर उतर सके। सरकार ने 40 उद्योगपतियों को 71,000 एकड़ जमीन ₹1 की लीज रेट पर आवंटित की थी, लेकिन उस जमीन पर आज तक कोई उद्योग और प्रोजेक्ट स्थापित नहीं किए गए। पावर सेक्टर में 34 बड़ी कंपनियों के 1,15,684 करोड़ के एमओयू निरस्त हो गए। वहीं इस दौरान मध्य प्रदेश में घटती औद्योगिक विकास दर भी सरकार की नाकामी को उजागर करती है। ये ग्रोथ रेट 2012-13 में जहां 5.48% थी, वो साल 2013-14 में 2.15% रह गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीएम के विदेश दौरों का भी निवेश के क्षेत्र में खासा प्रभाव नहीं दिखा। बात कोई छोटी मोटी नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की बात है, यहाँ के विकास और भविष्य की बात है। ऐसे में लाजमी है कि निवेश का ये मुद्दा प्रदेश में सियासी चर्चा का विषय भी बने, और ऐसा हुआ भी। इसे लेकर जहां भाजपा अपनी सरकार की पीठ थपथपाती नजर आई, कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर करारा हमला बोला। देखिए, शिवराज जी मध्य प्रदेश में विकास करने की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से और रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से लगातार विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के जितने भी मुफीद अवसर हो सकते हैं वो सारे के सारे अवसर वो वहाँ के विदेश के निवेशकों को बता रहे हैं। जब 67 सालों में कुछ नहीं हो सका और हम 12 साल में लोगों को आज सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और वो चीज़ बताने में कामयाब हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उम्मीद तो दुनिया का है, हमें विश्वास करना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक नहीं कई अनेकों विदेश यात्राएं कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पर कर चुके हैं, उद्योगपतियों के आमंत्रण के नाम पर कर चुके हैं, लेकिन आज तक रिजल्ट तो कुछ दिख नहीं रहा है। आज तक कोई परिणति ऐसी समझ में नहीं आ रही है जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद या उनके बुलावे के बाद लोग आए हों, निवेश हुआ हो। वास्तविकता यह है कि इस बार तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाइनाई कम्युनिस्ट पार्टी के बुलावे पर वहाँ पे गए हैं, वो कार्यक्रम है उससे सम्मिलित होने गए हैं, लेकिन चूंकि वे नहीं बताना चाहते कम्युनिस्ट पार्टी कार्यक्रम में गए हैं, इसलिए उन्होंने एक यहाँ पर माहौल बना दिया कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं और इन्वेस्टर को बुलाने जाएंगे। यकीनन कोशिशों को कम नहीं आंक सकते, लेकिन वो कोशिशें जमीन पर कितनी प्रभावी साबित हो रही हैं, इस बात पर भी गौर करना जरूरी है। ऐसे में अब जरूरत है सरकार द्वारा उन मुद्दों पर भी गंभीरता बरतने की जो निवेश के मामले में उसकी असफलता का कारण बन रहे हैं। IND 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राघवेंद्र सिंह IND एजेंडा में आपका स्वागत करता हूं। चर्चा शुरू करने के पहले हम एक नज़र डालते हैं IND एजेंडा के पॉइंट्स पर। निवेश को लेकर कितनी सफल हो सकी हैं सरकार की कोशिशें? क्या इस दौरान सरकार विभिन्न मोर्चों पर असफल साबित हुई है?
विभिन्न करारों की जमीन पर न उतरने के पीछे क्या वजह है? क्या विपक्ष के आरोपों के मुताबिक सरकार की कवायदें महज रस्म अदायगी हैं? आज हम चर्चा शुरू करेंगे अपने मेहमानों के साथ। कांग्रेस से हैं भूपेंद्र गुप्ता जी और भाजपा से हैं वरिष्ठ नेता विकास बोंद्रिया जी। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार देश भर में और दुनिया में निवेश के लिए बहुत कोशिश कर रही है। उसके प्रयास कितने सार्थक हुए हैं, सरकार की कोशिशों को पर नज़र डालेंगे। कांग्रेस की तरफ से क्या कहना है, भाजपा की तरफ से क्या कहना है, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। मैं आपसे परिचय करा दूं हमारे भूपेंद्र गुप्ता जी से और श्री बोंद्रिया जी से। तो पहला मेरा सवाल है विकास जी आपसे कि आप सरकार की कोशिशों को मध्य प्रदेश के संदर्भ में किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदेश में इंडस्ट्री लाने के लिए और एक होता है बेसिक इंडस्ट्री और इसके बाद अगले दर्जे की इंडस्ट्रियां लाने के लिए बड़ी मेहनत के साथ में एक अच्छा माहौल तैयार किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, मानस तैयार किया है। इसके बाद में हमने इन्वेस्टर्स को बुलाना चालू किया, उनसे मिलना जुलना चालू किया। इसके दो वजह थी। नंबर एक वो तो आके प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करें ताकि रोजगार बढ़ सके, यहाँ पे उत्पादन बढ़ सके, यहाँ के रिसोर्सेस प्रोसेस हो सके। नंबर सेकेंडली ये था कि जब इन्वेस्टर्स के साथ हम बैठते हैं तो और पता लगता है कि क्या गैप है, क्या वो हमसे चाहते हैं और उन कमियों को हम पूरा कर सकें। तो इस तरह से राघवेंद्र जी बहुत अच्छा आशावादी एक माहौल बना, इन्वेस्टमेंट भी काफी आया है, नए नए ढंग की इंडस्ट्री चालू हुई है और इसी का मैं आपको अब सीधे रिजल्ट्स बताता हूं। इससे नंबर एक बात ये हुई कि हम हमारे गवर्नेंस को अच्छा कर सके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आज मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 नंबर 2 पर आता है इस मामले में। नंबर तीसरा क्या हुआ कि इंडस्ट्री जैसे जैसे प्रदेश में आती जा रही है, प्रदेश का जो नेचुरल रिसोर्स था उसको हम प्रोसेस करके आला दर्जे के उत्पाद में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे हमें रोजगार भी बढ़ रहा है और मार्केट भी बढ़ रहा है। जैसे अब आप हमारे यहाँ देखिए, मेनली मध्य प्रदेश में कृषि हमारा एक मेजर उत्पाद होता है। हमने फूड प्रोसेसिंग जोन्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए हैं। इसके बाद में एनर्जी सेक्टर में हम इस इन्वेस्टमेंट के कारण ही आज 17,000 मेगावाट के लक्ष्य को छू पाए हैं। अब आप देखिए, सौर ऊर्जा मध्य प्रदेश में सबसे बड़े प्लांट्स लग गए। तो ये सब कवायदें हैं जो इस इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने की हैं। और देखिए अभी तो हमें 5-6 साल ही हुए हैं इस उद्यम में कि हम लोगों से मिलजुल रहे हैं, उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों में बहुत अच्छी तरह से परिणत होगा। रोकना चाहूंगा बीच में जी। मेरा कहना है ये जो आप विस्तार से बता रहे हैं इससे कोई एतराज नहीं है। जी। सवाल ये कि सरकार ने जो निवेश की योजनाएं शुरू की, जो समिट की, जो विदेश यात्रा की, उसमें सरकार को कितनी सफलता मिली, ये एक बड़ा मौजूद सवाल है आज के बहुत सफलता मिली राघवेंद्र जी। देखिए पिन पॉइंटेड बताता हूं मैं। 2014 की जो समिट हुई है उसके फलस्वरूप लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के ऊपर उत्पादन चालू हो गया है और लगभग 30 से 40 हजार का इन प्रोसेस है। मतलब प्रोजेक्ट्स हमारे ग्राउंड पे आने लग गए हैं, काम चालू हो गया। चलिए इस पूरे आपकी बातचीत पर हम राय जानते हैं कांग्रेस के श्री भूपेंद्र गुप्ता जी की, लेकिन मेरा उनसे एक आग्रह है कि वो जो कुछ बात करें वो तर्क के आधार पर तो करते ही हैं, इसमें सब लोग उनको जानते हैं, लेकिन ऐसी भी करें जो थोड़ी सी आम जनता को ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि आंकड़े से ज़्यादा आपका जो अंदाजे बया है वो लोगों को ज़्यादा असरदार और प्रभावित करेगा। ये जितनी भी बातचीत सरकार कर रही है, माननीय बोंद्रिया जी कर रहे हैं, मेरे पर आपने बोलने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। बिल्कुल नहीं लगाए, इसलिए मैं रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ही बात करूंगा। नहीं, पहली बात तो है कि मेरा कोई उसमें सिर्फ मैंने ये कहा कि आप चूंकि आंकड़े आपकी जानकारी बहुत है, मैंने आपकी जानकारी को तवज्जो देते हुए कहा कि उसको सरलीकरण करें, उसको आसान करेंगे तो और आसान, बहुत आसान करके बात करूंगा। थोड़ा सा आप मुझे समय भर दीजिएगा। मध्य प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे कितनी भी करे, ये केवल झूठ और एक जो मिथ्या प्रचार के आधार पर खड़ी हुई सरकार है, जो लगातार झूठ बोलती चली जा रही है। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलती चली जा रही है। ये पहली सरकार है जिसके ऊपर चिट्ठी लिखकर कैपिटलिस्ट ने, इन्वेस्टर्स ने ये आरोप लगाया कि उनसे रिश्वत मांगी जाती है। और ये आरोप लगाने वाली कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं,
ये रिलायंस के स्तर की कंपनियों ने आरोप लगाए। ये सरकार किस मुंह से सारे दावे कर रही है? इनके पास जो है स्थिति है क्या धरातल पर? मैं आपसे चीन के संदर्भ में अभी ये कुछ चीज़ें तो मैं आपको ये गिनाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की स्थिति क्या है। सारे बड़े बड़े और बहुत हाईटेक प्रोडक्ट्स मध्य प्रदेश में पहले से बन रहे हैं। और मैं आपको बड़े नाम गिना देता हूँ। ल्यूपिन लैब है, महिंद्रा है, एरियल है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, टाटा लेदर है, फोर्ड्स मोटर है, कैडबरी है, हिंदुस्तान मोटर है, बजाज है, आइशर है, एचईजी है, नाहर है, बिरला ग्रेसिम है, एप्का है। इन सब में शिवराज सिंह की कंट्रीब्यूशन कौन है? इसमें एक कौन सी इंडस्ट्री शिवराज सिंह लाए? 12 साल से एक सरकार यहाँ पर काम कर रही। ये सब कांग्रेस के जमाने की फैक्ट्रियां जो यहाँ पर खड़ी हुई। मुख्यमंत्री जी जो है पहले ये समझाएं कि वो आप क्या लाए हो 12 साल से सिवा जुमले फेंकने के, और मैं तो हूं मेरे ऊपर ध्यान रखना करके आपने जो है कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पर कौन सी इन्वेस्टमेंट लाए? अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि 10,000 करोड़ की इंडस्ट्रियां तो चालू हो चुकी हैं। ये उनके नाम गिना दें, सिर्फ बातें ना करें, उन इंडस्ट्री के नाम बता दें, तभी मैं यहाँ पर संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं आपको और बड़ी बात कर रहा हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसी जगह पर गए हैं पूंजी निवेश के नाम पर जो जनता के साथ धोखा। जोहानसबर्ग एक ऐसी जगह जो भुखमरी से ग्रसित है, पूरी दुनिया से वो पैसे मांग रहे हैं। वहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टमेंट ढूंढने जाते हैं। देखिए मेरी पूरी बात थोड़ी सी हो जाने दें। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जिससे मध्य प्रदेश का नाम था, पूरे वर्ल्ड में हम फोकस होते थे, वो थी सोयाबीन की इंडस्ट्री। दूसरी बड़ी इंडस्ट्री थी जिसके लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, वो है कपास की इंडस्ट्री, जिनिंग फैक्ट्रीज। मुख्यमंत्री जी को ये पता है क्या कि उनकी सरकार जो है सोयाबीन के प्रोडक्ट को नेगेटिव लिस्ट में रखे हुए। मध्य प्रदेश की पूरी सोयाबीन इंडस्ट्री बंद हो गई 12 साल के अंदर, उसका जो है धूल उड़ गई उसकी। जो जिनिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज थी सेंधवा की, मुख्यमंत्री जी को क्या पता है कि वो अभी वहां पर हैं या नहीं है? पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है महाराष्ट्र उठा के ले गया है। मध्य प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है? आपको अपनी रिपोर्ट्स का होश नहीं है। मध्य प्रदेश के जीडीपी में एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन की बात अभी भाई साहब कर रहे थे। आपने कभी जो है सेकेंडरी कंट्रीब्यूशन की बात देखी है क्या? मध्य प्रदेश में 30% से घट के 25% पर जीडीपी में इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन हो गया है। इसका मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश डी ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और डी ग्रोथ इंडस्ट्री में क्यों होती है? क्योंकि उसको जो है उसको जो जिन फैसिलिटीज की आप बात कर रहे हैं वो फैसिलिटीज आप उन्हें दे ही नहीं रहे हैं। आप तो उनको सिर्फ एक लीफलेट छाप के देते हैं और उनको उल्लू बना के यहाँ पर लाते हैं, और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता वो वापस चले जाते हैं। मैं आपको अभी चाइना की कुछ इंडस्ट्री बता रहा हूँ जो सीएम साहब लाए थे, और जिनका उन्होंने बड़ा जोर शोर से एकदम धमाल ढोल बजाते हुए यहाँ पर मैरियट में उन्होंने जिसकी घोषणा की थी, वो इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के नागरिकों से मैं अपील करता हूँ कि वो ढूंढें वो इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ लगी है। एक इंडस्ट्री थी लीबोंग, ये जो है जेसीबी मशीन्स बनाती है, जेसीबी को टक्कर देने मध्य प्रदेश में आई। 150 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। ये सब 1 रुपए में जमीन लिए हुए लोगों के नाम बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी खुद भी ढूंढे इस फैक्ट्री को, और प्रदेश की जनता भी ढूंढे कि ये फैक्ट्री कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। और लीबोंग नाम की कोई जेसीबी मशीन आज तक किसी ने मध्य प्रदेश में देखी हो तो वो ये भी बताए। एक कंपनी थी जियांग सिंह कोरोगेटेड मशीनरी लिमिटेड। ये फैक्ट्री जो है मंडीदीप में आई। मंडीदीप में जो है इन्होंने कहा कि ये साहब जो है 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करेंगे, और जो इसी तरह का ये जो बम पटकते हैं कि $1 बिलियन, इसी तरह के जो है बम इन्होंने पटके थे। आज खोजें आप ये इंडस्ट्री कहाँ है। इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप चले जाएं, पीतमपुर चले जाएं, मालनपुर चले जाएं, आधारताल चले जाएं, कहाँ पर ये फैक्ट्री काम कर रही है, कहाँ पर लोकेटेड है, ये सब 1 रुपए में जमीन। इसके बाद त्यांजिंग टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश में एक फैक्ट्री, चाइना की इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, ये बार-बार जा रहे हैं चाइना। अभी आपको और मौका मिलेगा जी, बहुत लंबी बातचीत अपन करेंगे इस पर, मौका लगा तो फिर दोबारा कभी बैठेंगे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने जो कुछ कहा उसमें हकीकत है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी कि सरकार देश भर में जो औद्योगिक विकास की दर है, मध्य प्रदेश उस मामले में राष्ट्रीय विकास दर से ऊपर चल रहा है। 2 पॉइंट ज्यादा है। देश में जो विकास दर है वो 2.1 मध्य प्रदेश में 2.5 है। एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि बहुत सारे अभी तो जो आंकड़े आए हैं 43%
जो एमओयू साइन हुए थे उसका कुल 43% ऐसा है जिस पर सरकार या उद्योगपतियों ने काम शुरू कर दिया है। लेकिन आपकी बात को हम नकार नहीं रहे हैं, तवज्जो देते हुए मैं सिर्फ एक तवज्जो देते हुए मैं सवाल एक सिर्फ चीज कर रहा हूँ हाँ। कि अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं और देश की एवरेज ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं तो ये हमारे जीडीपी में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही? ये कहाँ हो रही है? मध्य प्रदेश का ग्रोथ भाई GDP 25%, 30 से 25% पे आ गई। आपकी गुप्ता सरकार जी, बता गुप्ता रही जी, है। गुप्ता आप जी। अपनी सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़िए एक सेकंड मेरी बात उसके सुनिए। बाद ये चर्चा करिए। आप अपनी सरकार का खुद का विधानसभा में रखा हुआ आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लीजिए, विकास जी, फिर आप ये चर्चा करिए। आपके कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि इस पूरे मामले में जो 10 साल से चल रहा है, निवेश के मामले में पूरे देश में चल रहा है कि इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। जो तरक्की हो रही है, विकास की बातें हो रही है, फैक्ट्रियां लग रही है, सब कुछ हो रहा है। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, सड़कों पर उजाले और जहन में अंधेरे हैं। तो कुल मिलाकर जो तरक्की हो रही है उस मामले में सरकार का उजला पक्ष भी है, लेकिन जो दूसरा स्याह पक्ष है जिस पर कांग्रेस बात कर रही है, हम उस पर आने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो कुछ मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्थिति है, सरकार को कई बार उसकी वजह से नीचा देखना पड़ता है। उसके लिए किसी ने कहा कि गहरी ना हो बुनियाद तो तामीर ना कीजिए। अगर आपके यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है तो आप उसके लिए आगे मत बढ़िए। गहरी ना हो बुनियाद तो तामीर ना कीजिए, गिरती हुई दीवार ने 100 बार कहा है ऐसा। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं, सरकार की कोशिश बहुत अच्छी है। एक इस पर भी सवाल होता था कि सरकार ये कहती कि कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन हमारी कोशिशों से देखिए, विदेशों में जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं, समिट कर रहे हैं, लेकिन इन सब बात पर आपका भी हम जवाब जानना चाहेंगे। आपका कुल मिलाकर उसमें कहना क्या है? देखिए राघवेंद्र जी, दो चीजें हैं। अभी आपने एक बात कही, विदेशों में जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। नंबर दूसरा, इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं। असल में क्या है, कांग्रेस इन दोनों प्रयासों को बहुत गलत ढंग से प्रस्तुत करती है। नंबर एक, विदेश पे जाने की बात कर लेते हैं। सीएम साहब का चाइना का दौरा था कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में। उन्होंने कि कुछ ऐसे उद्योगपतियों से वहां की मुलाकात हो सके जो आके हमारे साथ काम कर सके मध्य प्रदेश में, 1-2 दिन और निकाले और उनसे मिलने का तय किया। और वो भी उनको इनवाइट कर रहे हैं जो हम इन्वेस्टर समिट अक्टूबर 2016 में करने जा रहे हैं उसके लिए। ये तो सैनी ग्रुप का उतावलापन है मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि वो कोई बात कह रहे हैं। नंबर एक चीज। अच्छा देखिए, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अगर विदेश यात्रा पे हम लोगों से मिलने जुलने, उन्हें न्योता देने जाते हैं तो इसमें खामी क्या है इस प्रयास में? आखिर ये इतना आपत्तिजनक क्यों है? कांग्रेस कहती है लोगों में सब करोड़ों रुपए खर्च कर दिए विदेश यात्रा पे। अब आपको मैं खर्चे का भी हिसाब बता देता हूं। कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने आरटीआई लगा के पूछा, राघवेंद्र जी एक मिनट, क्या होता है, बहुत गलत मायने जाते हैं जनता में। सिंगापुर गए, मात्र 1.9 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। जापान यात्रा की थी, मात्र 3 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। तो ये कोई बहुत बड़े खर्चे नहीं है अगर हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हो तो। नंबर दूसरा, इन्वेस्टर समिट की गई, कितना खर्चा हुआ बताइए जरा, जो फिगर थे मेरे पास में, वहां जो डांस हुए थे उसका खर्चा बताइए। नहीं, डांस वगैरह आप बताइए ना, उसका खर्चा बताइए। आपसे पूछ रहा हूँ। अब आप तो अभी आप आंकड़े दे रहे हैं, एक एक खर्चा आप बताना चाह रहे हैं। जरा अमेरिका का बताइए, के मालूम है वो मैं बता रहा हूँ। अमेरिका का बताइए ना। 5 करोड़ होगा अमेरिका। थोड़ा नहीं, आप जरा अपनी सरकार से पूछ के आया करिए भाई, जरा बताइए। आप नहीं गुप्ता जी, आप एक खर्चा बता रहे हैं ना, आप बताइए। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बात यही रखना चाह रहा हूँ कि 2-5 करोड़ रुपए अगर हम, अरे भाई 2-5 करोड़ नहीं है ये, 2-5 करोड़ अगर होते तो कोई कांग्रेसी चर्चा ही नहीं करता। आपको ये होश ही नहीं है भैया। आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप पहले सुन लें। मैं आपसे कह रहा हूँ, विकास जी जो कह रहे हैं उसको सुन लें आप। विकास जी थोड़ा संक्षेप में। भूपेन्द्र जी आप रखिए और उसे साबित करिएगा फिर, अगर हो वैसा हो तो। अगर जो आप देखिए पूरे मामले में जो मैं राघवेंद्र जी जो कहना चाह रहा हूं कि ये प्रयासों का एकदम अधिकतम आला दर्जे के प्रयास है। थोड़ा बहुत खर्चा है, लेकिन कांग्रेस बहुत बड़ी आपत्ति करती, क्योंकि कांग्रेस ने न कभी प्रयास किए इस ढंग के। नंबर दूसरा, इन्वेस्टर समिट बुलाई गई। मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप खुद बता रहे हैं फिगर 43% पे आ रहे हैं उद्योगों की बताइए। आप मैं उस पे भी बताता हूं। कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किए तो आप लाए थे क्या इंडस्ट्री? इनमें से एक भी नाम आपका बताइए। आप अब मुझे बात कह रहे हैं कांग्रेस ने प्रयास ही नहीं किया। मुझे एक मिनट गुप्ता जी, गलत बात क्यों कर रहे हैं भाई? मैं क्या कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने तो कभी कोई प्रयास किया, विदेशों में जाके प्रयास नहीं किए, तब तो आपको आपत्ति है साहब। विकास जी सुनिए आप पहले। मेरा इसमें कहना यह है कि सरकार ने प्रयास किए, 43% उसको सफलता मिली। लेकिन जो एक दूसरा विषय क्या होता है, देखिए दूसरा विषय जो है
वो ये है कि बाकी के जो लोग आपके पास नहीं आए या जिन्होंने काम शुरू नहीं किया, गंभीर विषय वो नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट राघवेंद्र जी, वो एक आखिर मिनट, हाँ, बाकी मैं इस लोग क्यों चीज- चले गए? मैं इस चीज को भी विस्तार से समझाता हूं। एमओयू का मतलब क्या है? एमओयू का कोई ये मतलब नहीं है कि आपका एग्रीमेंट हो गया और अगर अगले ने इंडस्ट्री नहीं लगाई किसी कारण से, कि उसको पास में फाइनेंस अरेंज नहीं हो पाया, उसके पास में मैन पावर अरेंज नहीं हो पाई, हमने तो पूरा वातावरण सबके लिए ओपन करके रखा हुआ है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे इंडस्ट्रियल लैंड्स उपलब्ध हैं, 10,000 हेक्टेयर का लैंड पूल है इस मामले में। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो एक गवर्नमेंट ने बड़ी फ्लेक्सिबल पॉलिसी बनाई है, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का जिसको भी इन्वेस्टमेंट करना है वो आए, उसके लिए फ्लेक्सिबल पॉलिसी हम बनाने के लिए तैयार हैं कि वो क्या कंसेशंस चाहता है, प्रदेश को क्या दे सकता है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब देखिए इसके लिए होता क्या है, जब बड़े इन्वेस्टमेंट्स की लोग बात करते हैं, जैसे सैनी ग्रुप ने करा कि $1 बिलियन करेंगे, तो भाई उसने एक करार सरकार के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, क्योंकि उसे 100 करोड़ के फिगर से वो ज्यादा आ रहा है। अब वो कंसेशंस कुछ चाहता है तो सरकार उससे एक एमओयू करती है कि आइए फिर आगे की हम कार्रवाई करेंगे। आखिर कहीं तो कोई पहला दस्तावेज होगा ना, मेल मुलाकात का दस्तावेज बना वो, तो ऐसे एमओयूज किए जाते हैं। अगर ये पूरे हो रहे हैं तो ये हमारी सफलताएं हैं, और अगर मान लीजिए अधूरे रह भी जाते हैं तो इसमें कोई हमारी असफलता नहीं। एक कागज का पुर्जा है, हमने दस्तखत किया, उन्हें बुलाया कि आइए आप इंडस्ट्री डालिए, हम आपको कंसेशंस देने के लिए तैयार हैं, आपके साथ मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इसमें हमें कोई धक्का नहीं लग रहा है। एक नहीं मिलेगा, दूसरा साथी मिलेगा, तीसरा साथी उद्योगपति हमें मिलेगा। आपने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन मुख्य वो जो गंभीर विषय है वो ये है कि जो 43 के बाद जो बाकी लोग आ नहीं रहे, जिसको आपने कहा कि कागज के पुर्जे पर, एक मिनट, कागज के पुर्जे पर आप एमओयू साइन करते हैं। 10 सालों में मध्य प्रदेश की जनता एमओयू के बारे में खूब जान चुकी है, उस पर बहुत समझाने की हमको जरूरत भी नहीं है। एक सेकंड, मेरा कहना यह कि अगर हम इस पर विचार नहीं करेंगे कि आखिर बाकी लोग क्यों जा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम उस कागज के पुर्जे को वैसे ही मांगे चलेंगे सामान्य। हम उस कागज के पुर्जे के लिए गंभीर हैं, हम उस कागज के पुर्जे के लिए गंभीर हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक शुरुआती दस्तावेज है, इसके बाद में ही अगला कदम इन्वेस्टमेंट का और इंडस्ट्रियल एक्सपांशन का बढ़ेगा उस कंपनी का हमारे यहाँ पे। लेकिन अगर वो किसी कारण से फेल होते हैं तो इसमें हमें कोई कष्ट या बहुत चिंता, हम तो प्रयास करेंगे, बार बार उनके घर जाएंगे, उनके दफ्तर जाएंगे कि आइए इंडस्ट्री लगाइए। इस बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि इन्होंने बहुत बारीकी से उस चीज को पकड़ा और धीरे से निकल गए कि 43% के बाद जो बचते हैं हम कोशिश करेंगे बार बार, लेकिन जिस वजह से वो जा रहे हैं वो वजह जो निकल कर आई, जो आपने इसके पहले कहा कि कई उद्योगपतियों ने शिकायत की है नौकरशाही के मामले में, ऐसी बातें अखबारों में मीडिया में आई भी है। तो अगर आप उस पर पॉइंट पर नजर नहीं डालेंगे तो वो जो आप शेष लोग जो चले जाते हैं वो लौट कर आने की कोशिश आप बहुत करेंगे। शिवराज जी सब जगह जाएं, लेकिन उस पर मैं एक बात कहूंगा कि सरकार जो बहुत वादे करती है उद्योगपतियों से, जब वो यहाँ आते हैं एमओयू साइन करते हैं, उसके बाद जब वो वापस खाली हाथ जाते हैं, बेरंग जाते हैं, तो वो कहते हुए जाते हैं कि मैं भी समझू हूं सियासत के तेरे धोखे। सरकार से वो कहते हैं कि मैं भी समझू हूं सियासत के तेरे धोखे, तू बुलाए मुझे और दरबान तेरा रोके। सरकार की पॉलिसी बहुत अच्छी है, सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम किया है, अधिकारी तैनात किए, लेकिन जो जा रहे हैं उस पर गौर करना चाहिए। इस बारे में हम जानेंगे भूपेंद्र जी की राय। फिर मुझे मौका दीजिए। हाँ, बिल्कुल। मैं एक तो बहुत आपके जो आपने पैकेज दिखाया है, उस पैकेज में आपने बताया कि 4,70,000 करोड़ रुपए के जो है एमओयू इनके करार विदेशी कंपनियों के साथ साइन हुए, और जो भाई साहब बता रहे हैं अभी कि 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री जमीन पर आई है पूरी। मुझे अब फिर मुझे कह लेना, तो प्रोडक्शन चालू हो गया, ठीक है। अब 4,70,000 करोड़ के 10,000 की आप परसेंटेज निकाल लें, ये 2% के आसपास आता है, और ये 43% का दाम। मेरी बात सुनिए, 2 लाख करोड़ पर अभी सरकार के काम जारी है, बाकी आप कहिए, आप कंटिन्यू करें। मेरी बात सुन लें, और 43% का दावा चल रहा है, ये एक समिट का है ये, और ऐसी इन्होंने जो है 7 समिट की हैं, और इन 7 समिटों का अगर अपन पूरा जो इनके एमओयूज मिला देते हैं तो वो करीब जो है 30 लाख करोड़ के आसपास जाते हैं। उसमें देखेंगे तो 1% भी इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में नहीं आया। ये तो एक छोटी सी बात जिसे आप करेक्ट कर लें, और सरकार तो करेक्ट नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ विधानसभा में करेक्ट करती है, वो सड़क पे आके फिर झूठ बोलती है। तो मैं आपसे दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि 71,000 एकड़ आपके पैकेज में बताया जमीन 1 रुपए के आधार पर बांट दी गई है,
और इस 71,000 की जमीन पर एक भी उद्योग नहीं लगा है। तो क्यों नहीं लगा है? सरकार इसकी समीक्षा करने की बजाय ये जो पूरी दुनिया में घूमती, सरकार ने जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, इन पर लगभग जो है मैं बता दूं, ये जो 1-2 करोड़ की बात कर रहे थे, अकेली इंदौर की समिट पर 300 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हुआ है। अकेली इंदौर की समिट पर 300 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है। अब हमारी समिट में लोग नहीं आ रहे, हमें उनके पास जाना पड़ रहा है। दूसरी चीज, एमओयू की जगह सरकार को अपनी असफलता को छुपाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शब्द का इजाद करनी पड़ी। क्यों इजाद करनी पड़ी? क्योंकि एमओयू में फंसते थे, तो उन्होंने कहा अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, लोगों ने ऐसा जताया कि हाँ साहब हम आ सकते हैं। ये हाँ आ सकते हैं आपकी सफलता है, और सरकार इसका दावा भी करने लगती है। 20 लाख करोड़ का जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये जो समस्या है, इसलिए इस धरातल पर ये मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से असफल है। और जो चीन का इन्वेस्टमेंट है, वो चीन की मैंने 3 कंपनियों के नाम गिनाए, पूरी भाजपा भी ढूंढे, तीनों कंपनियां कहाँ हैं, सरकार ढूंढे। विकास जी बहुत संक्षेप में, मैं दोनों 30 सेकंड हमारे पास, आप बताएं। आपका भी और भूपेंद्र जी का भी। भूपेंद्र जी की बात का जवाब ये है कि इंडस्ट्रियल लैंड जो भी दी जाती है, एक पॉलिसी के तहत दी जाती है। 3 साल 5 साल में अगर उसके ऊपर प्रोडक्शन चालू नहीं किया जाता है तो लैंड वापस ली जाती है, उसमें कोई समस्या नहीं। अगर उसका टाइम पीरियड होगा तो अपने आप होगी, वो तो नियम के तहत। अचारपुरा में आपने जमीन वापस ली क्या? रिलायंस कंपनी से, अभी यही का भोपाल का नाम बता रहा हूँ। गुप्ता जी आप कहेंगे कि केस स्टडी करके मैं उस स्पेसिफिक केस को स्टडी करके जवाब दे पाऊंगा। नंबर दूसरा, आपने जो कहा राघवेंद्र भाई कि सरकार बुलाए और दरबान रोके, देखिए ऐसी समस्या होती रही होंगी प्रशासन में पहले, लेकिन वो महसूस किया गया जब मिलके इन इन्वेस्टर समिट में, तो उसका भी इलाज निकाला गया। सीएम खुद हर गुरुवार को 3 बजे के बाद में किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने के लिए अपना 1 घंटे का समय रखते हैं। नंबर दूसरा समय की कमी को देखते हुए, नंबर दूसरा एक 10 करोड़ से 20 करोड़ से बड़ा का इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है तो एक अलग पावर कमेटी बनी हुई है, वो उसके पास सीधे जा सकता है। उसको जरूरी नहीं कि डीआईसी जाना होता हो या एमडी टू एकेवीएन तक ही जाना पड़ता है, वो डायरेक्ट वहां तक जा सकता है। तो उस सब चीज के देखिए, मुख्यमंत्री जी का स्लोगन है कि मैं सपनों का सौदागर हूं। हकीकत में दुश्वार है 2 जून की रोटी, ख्वाबों में तो लोग तारे भी तोड़ लाते हैं। तो कुल मिलाकर सपनों के सौदागर की ये सरकार कोशिश बहुत कर रही है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। उनको बहुत बधाई भी इस बात के लिए कि सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 43% एमओयू जो साइन जो हुए थे उस पर काम शुरू हुआ है। और सरकार को भी हम शुभकामना देते हैं, कांग्रेस को भी शुभकामना देते हैं कि वो सरकार की कमजोरी को पकड़े और जनता के सामने उजागर करे। आज के दिन IND एजेंडा में हम सिर्फ यही विराम देते हैं अपनी बात को, बाकी फिर अगली मुलाकात होगी। नमस्कार।